का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई फिर से विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू किया, तख्तियां दिखानी शुरू की, जिसकी वजह से अभी सदन की कार्यवाही है उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको और देंगे, लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। भाजपा ने राहुल गांधी पर ओबीसी समाज का अपमान करने के लिए फिर साधा निशाना। अश्विनी वैष्णव ने कहा, खुद को संसद और अदालत से ऊपर मानते हैं राहुल गांधी। संसद में जारी गतिरोध के बीच विधायी कार्य सूचीबद्ध, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और जेपीसी की मांग पर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित की गई 12 बजे तक के लिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। चुनाव आयोग आज सुबह 11:30 बजे करेगा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा। भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकों का सिलसिला जारी। मुंबई में पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे औपचारिक उद्घाटन। नई दिल्ली में आज से एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की बैठक। क्षेत्रीय संपर्क, उग्रवाद और सीमा पर आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर होगी चर्चा। कोयला ब्लॉक के 7वें दौर की नीलामी आज से होगी शुरू। कोयला मंत्रालय राष्ट्र के आर्थिक विकास और कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में म्यांमार में सैन्य जुंटा ने की विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई। सू की पार्टी एनएलडी समेत 40 राजनीतिक दलों को किया भंग। नए सैन्य मसौदे के तहत फिर से पंजीकृत करने में विफल रहने पर की कार्रवाई। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। विदेशों में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने और ओबीसी समाज को लेकर टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर लगातार हमला बोल रही है। आज केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को संसद और कोर्ट से ऊपर मानते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की। हमारे साथ है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, पहले राहुल गांधी विदेश में अपने दिए गए बयान को लेकर हंगामे और फिर सूरत कोर्ट में जो फैसला आया उसको राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। मिस्टर राहुल गांधी और कांग्रेस का ये विचार है, उनका ये थॉट प्रोसेस है कि मिस्टर राहुल गांधी इस देश पे राज करने के लिए एंटाइटल्ड है। उनको लगता है कि ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जनसाधारण, कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स, इस देश के बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस, उनसे उनको कोई सरोकार नहीं है। उनको लगता है कि वो इन सब चीजों से ऊपर है। इसीलिए आज उनका ये रिएक्शन है, अरे भाई कोई कोर्ट कैसे हमारे अगेंस्ट ऑर्डर दे सकता है, ऐसा उनका राहुल गांधी जी का मानना है। इसीलिए वो आज इतने बैफल्ड है, इतने रैटल्ड है, इतने घबराए हुए हैं और इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। सर, एक खास समाज ओबीसी समाज को लेकर के जो उनकी टिप्पणी रही है और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। ये उनका अहंकार है, ये उनकी सोच है कि समाज के पिछड़े वर्गों को किस तरह से वोट बैंक की राजनीति से जोड़ें, केवल कभी उनके बारे में भलाई नहीं सोचे। आज इसलिए ऑपोजिशन परेशान है। उनके करप्शन के जो मॉडल था, उनका जो गवर्नेंस का मॉडल था, उस गवर्नेंस के मॉडल के अगेंस्ट आज मोदी जी ने एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल खड़ा किया है जिसमें गरीब से गरीब मां के घर में आज गैस का चूल्हा है। गरीब से गरीब व्यक्ति के परिवार में माताएं और बहनों को बाहर न जाना पड़े। सर, मीडिया के सवाल पे भी राहुल गांधी काफी बढ़ के उन्होंने कहा कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। राहुल जी को लगता है कि मैं गांधी हूं, इसलिए इस देश पे राज करना मेरा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। एक सवाल सर, और जिस तरीके से भी विपक्ष पूरा एक हुआ पड़ा है, पार्लियामेंट के अंदर जो गतिरोध जारी है, क्या लगता है सर कि टीएमसी भी साथ में अब उनके साथ प्रदर्शन कर रही है? जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे के सारे एक हो जाए, देश उनको एक साथ जवाब दे देगा।
भारत निर्वाचन आयोग आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग आज सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों की घोषणा करेगा। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 24 मई 2023 में खत्म हो जाएगा। उससे पहले चुनाव जरूरी है। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सीआरपीएफ एकेडमी में आज 53वें बैच के 78 सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बात G20 की बैठकों को लेकर। भारत की अध्यक्षता में देश भर में G20 की बैठकों का सिलसिला जारी है। मुंबई में पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का आज औपचारिक रूप से उद्घाटन होगा। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक कल अनौपचारिक तौर पर मुंबई में शुरू हुई थी। इसमें सदस्य देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि, आमंत्रित देश, क्षेत्रीय समूह और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। 2 पैनल परिचर्चाओं के दौरान प्रतिनिधियों ने वैश्विक व्यापार और निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। दिल्ली के सेंट्रल जिला के पटेल नगर थाना पुलिस ने 78 गैंग के नाम सक्रिय गिरोह के 5 लोगों को ऑपरेशन विराम के तहत बलजीत नगर गुरुद्वारे के पास धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इनके बाकी सदस्यों की भी तलाश में वो जुट गई है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इस 78 गैंग का खौफ इतना है कि इनके शिकार लोग पुलिस में शिकायत भी नहीं करते। वारदात को अंजाम देते समय बदमाश पुलिस से मामले की शिकायत करने पर मारने की धमकी देते थे। वहीं गिरोह के सदस्य लूटपाट, झपटमारी का विरोध करने पर गोली और चाकू मारने से कहीं भी नहीं हिचकते थे। मध्य दिल्ली में सक्रिय 78 गैंग के 5 बदमाशों को पटेल नगर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पर गोली चलाने का भी प्रयास किया गया और उसके बाद चाकू से हमला भी किया गया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाशों पर काबू पाया। ये गिरोह वर्ष 2015 में सक्रिय हुआ। गिरोह का संचालन रमन कर रहा था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की यात्रा करने के लिए आज सिर्फ दिव्यांगजनों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया। दिल्ली एनसीआर के दिव्यांगजन अमृत उद्यान में भ्रमण कर पाएंगे। इस विभाग के तहत संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली को इस कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 13,000 दिव्यांगजनों के भाग लेने की संभावना है। ये एक विश्व कीर्तिमान भी बन सकता है क्योंकि ये अपने आप में भारत सरकार का एक सराहनीय कदम है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांगजन संस्थान और अन्य संस्थान, स्कूल, गैर सरकारी संगठन, दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग और दिल्ली नगर निगम भी सहयोग कर रहे हैं। ये भी उम्मीद की जा रही है कि देश की राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों से बातचीत करेंगी, जो कि अपने आप में एक गौरवपूर्ण क्षण होगा। और अब फटाफट नजरें डालते हैं देश से जुड़ी अन्य खबरों पर। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी आज दोपहर नई दिल्ली के स्टीन ऑडिटोरियम में महिलाओं की अगुवाई वाली स्वच्छता सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की निर्देशिका की कहानियों का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी मुंबई में आयोजित होने वाले बिजनेस टुडे मोस्ट पावरफुल विमेन इन बिजनेस अवार्ड्स के 19वें संस्करण में बतौर मुख्य अतिथि होंगी शामिल।
भवाड़े अलगाववादी और वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह मामले को लेकर पुलिस की टीम ने होशियारपुर के मनैया गांव में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अमृतपाल का कोई सुराग नहीं मिला। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आज पणजी स्थित विधानसभा में वार्षिक बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर राज्य के नागरिकों में उम्मीद है। जल शक्ति मंत्रालय और जल जीवन मिशन आज नई दिल्ली में जल प्रहरी सम्मान समारोह 2023 आयोजित कर रहा है। समारोह में जलवायु परिवर्तन और पीने के पानी के संकट प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतरी की दिशा में काम कर रहे देश भर के 50 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तेलंगाना में पुलिस ने जेब कतरों के एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया। हैदराबाद पुलिस ने कई जेब कतरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 18 लाख रुपए के मूल्य के 343 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। वक्त ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप बहुत कम जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं नागालैंड के प्रख्यात संगीतकार और नव प्रवर्तक मोआ सुबोंग के बारे में, जिन्होंने बमहम नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। साथ ही मोआ सुबोंग नागा लोक कथाओं को लोक लुभावने गीत संगीत के माध्यम से लोगों के सामने पेश करते हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। आधुनिक लय और नागा लोक धुनों का मिश्रण। ये है नागालैंड के दीमापुर के मोआ सुबोंग का बैंड एबियोजेनेसिस, जिसमें अन्य वाद्यों के साथ बजाया जा रहा है बमहम, एक नया वाद्य। जिसके आविष्कारक हैं स्वयं मोआ सुबोंग, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। एक बड़ी बांसुरी जैसा दिखने वाला बमहम 2 शब्दों बम्बू और हमिंग से बना है, जिसे मोआ सुबोंग विश्व का सबसे सरल वाद्य मानते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुबोंग ने नागा लोक धुन और आधुनिक धुन का एक मिला जुला रूप, संगीत की नई शैली होवे और टिक्जिक नामक एक वाद्य यंत्र का भी आविष्कार किया है। This is the bamham, which I invented. It looks like a flute, but it is not a flute. Necessity is the mother of all invention. Likewise, when my wife Arunla, she was appointed as guru to teach folk theatre and music. We were looking for various traditional instruments. Most of the musical instruments couldn't play many of the notes that she composed or wanted to play. Let's give it a try on guitar or violin, piano. So that triggered me. I said, I must do something. And through many trials and error, this bamham came about. We started this band in the year 91, and we started as a rock band. Arla and I discussed that our Naga folk songs or music different from other traditional cultures of the world. So we thought we should incorporate our beautiful sounds into our modern rhythms. अपनी पत्नी अरेनला के साथ सुबोंग नागालैंड की अनकही कहानियों को मधुर गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं।
वे 90 के दशक में मादक पदार्थों से युवाओं को संगीत के जरिए बचाने, HIV जैसी सामाजिक मुहिम के साथ भी जुड़े और आदिवासी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी प्रयासरत रहे हैं। Moa Subong is my friend, old friend, and he is a hard-working person. He never give up to create music and playing music with his wife, and his whole family. They are the family band, and really now, what he's doing is now he want to change the music for the Northeast and especially our folk songs. And he create a music instrument also. Now the Northeast artists, they are so happy. We are proud of that. And they give a lot of encourage to the artists, because to the artists now on, they give big recognitions to the grassroots artists. नागालैंड लोक कथाओं की भूमि है, जहां संगीत जीवन का एक अभिन्न अंग है। विभिन्न जनजातियों के पास ताती, ठेकू, असेम, जेमजी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, जो उनके रीति रिवाजों को महत्व प्रदान करते हैं। ऐसे में बदलते वक्त के साथ नए दौर के आधुनिक रॉक संगीत के साथ परंपरागत नागा संगीत का फ्यूजन कर युवाओं को नागा संस्कृति की ओर आकर्षित कर रहे हैं मोआ सुबोंग। नागालैंड के गायक, संगीतकार, गीतकार एवं इनोवेटर मोआ सुबोंग को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। बात जन औषधि की। देश भर में लोगों को सस्ते दामों पर उपयोगी दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्रों की शुरुआत की गई थी। इन केंद्रों पर उपयोगी जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं के मूल्य की कीमत की तुलना में लगभग 70 से 90% तक जो कम दाम है उस पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ के डोंगरगांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना को नुकसान हो रहा है क्योंकि यहाँ लगभग 100 सरकारी भारतीय जन औषधि केंद्र बंद हो चुके हैं। देखते हैं छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी की खास ग्राउंड रिपोर्ट। लोगों को सस्ती दर पर दवाई मुहैया हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने साल 2016 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की। 2016 में इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला स्थित डोंगरगढ़ में किया था। योजना के तहत लोगों को लगभग 70% से 90% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध होने लगी। छत्तीसगढ़ में सरकारी और गैर सरकारी भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 255 स्टोर भी खुले, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में इनमें से लगभग 100 से अधिक स्टोर में ताले लग चुके हैं। जन औषधि की दवाइयों में हमारे यहाँ कहीं भी और भी ब्रांडिंग नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ा जो अंतर है कि कहीं पर भी ब्रांडिंग, आप यूजुअली देखेंगे कि जितनी भी दवाइयाँ हैं उनमें ब्रांड नेम लिखा होता है। हर दवाई में आपको अलग अलग ब्रांड नेम मिलेगा। तो एक ही मॉलिक्यूल को आज कम से कम 500 से 800 ब्रांड नेम के हिसाब से वो मार्केट में अवेलेबल है। तो कॉमन व्यक्ति के लिए वो ब्रांडेड दवाएं हैं या ब्रांडेड जेनरिक है, किसमें डिस्काउंट मिलेगा किसमें नहीं मिलेगा ये पता लगाना असंभव है। जन औषधि की दवाइयों में हमने ये कंफ्यूजन को खत्म कर दिया है। जन औषधि केंद्र के अधिकारियों के मुताबिक राज्य प्रशासन के रवैये की वजह से छत्तीसगढ़ में जन औषधि केंद्र बंद हो रहे हैं, लेकिन ये जन औषधि केंद्रों के होने से लोगों को कितना फायदा होता है, खुद छत्तीसगढ़ के लोग ही इसकी गवाही देते नहीं थक रहे। जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट रेट से बहुत सस्ती है और सर्वसुलभ है। माने कि जो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दाम पे बाहर मिलते थे वो दवाइयाँ आपको बहुत कम कीमत पे मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, और जिसके कारण कि लोग इसको रिस्पांस दे रहे हैं। बाजार रेट से दवाई बहुत महंगी मिलती है। जन औषधि केंद्र में वो बिल्कुल 1/3 या 1/4, कभी कभी तो 10% में भी दवाइयाँ मिल जाती है। बहुत ही अच्छा है ये। अभी भारत सरकार जो निर्णय ले रहा है वो गरीबों के लिए या सभी के लिए कहिए बहुत ही अच्छा है। अंतर तो बहुत है। 10% से लेके 50% और 80% तक से रिटेल प्राइस मिलता है जन औषधि में।
अब अगर पीएम जन औषधि केंद्र की जगह पर राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए धन्वंतरी केंद्रों को देखें तो पाएंगे जन औषधि केंद्र की दवाइयों और सर्जिकल सामानों के सामने राज्य की धन्वंतरी में दवा और सर्जिकल सामान बहुत कम है। धन्वंतरी केंद्रों पर उपभोक्ताओं को दवाइयों की एमआरपी पर न्यूनतम 50% और अधिकतम 70% तक छूट का लाभ मिलता है, जबकि जन औषधि केंद्रों पर जेनरिक दवाओं पर अधिकतम 90% तक की छूट ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के केंद्र सरकारी अस्पतालों में बंद हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट जगहों पर 73 जन औषधि केंद्रों की काफी मांग है। जनमानस की जेब पे जो आर्थिक बोझ पड़ रहा था, केंद्र सरकार ने उस बोझ को कम करने के लिए भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की थी। जब ये परियोजना शुरू हुई थी तो छत्तीसगढ़ में 181 केंद्र थे, लेकिन आज के तारीख में सिर्फ 81 केंद्र चल रहे हैं। लगभग 100 केंद्र बंद हो चुके हैं, जिसके कारण जनता की जेब पे फिर से बोझ बढ़ गया है। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ रजनीश त्रिपाठी, छत्तीसगढ़। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। खबर म्यांमार से, जहां की पूर्व नेता आंग सान सूची की अपदस्थ सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी सहित 40 राजनीतिक दलों को मंगलवार को भंग कर दिया गया। इन दलों ने सेना के राजनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए कराए जा रहे आम चुनावों के लिए तय समय सीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराया। एनएलडी उन दर्जनों पार्टी में शामिल हैं जिनके पास दशक में संसदीय सीटें थीं। सेना के 2021 के तख्तापलट और अपने विरोधियों पर कार्रवाई से ये दल बुरी तरह से कमजोर हुए। कई पार्टियां चुनाव लड़ने में असमर्थ या अनिच्छुक है। आलोचकों ने आगामी आम चुनाव को ढोंग करार दिया। सू के समेत उनकी पार्टी के कई नेता इस समय जेल में बंद हैं। खबर ग्रीस से, जहां 2 पाकिस्तानियों को आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक यहूदी रेस्टोरेंट को निशाना बनाने की योजना वो बना रहे थे और उनका उद्देश्य बड़े पैमाने पर नागरिकों को निशाना बनाना था। इजरायली जासूस एजेंसी मोसाद और यूनानी पुलिस ने मिलकर काम करते हुए ग्रीस में इजरायलियों और यहूदियों के खिलाफ एक आतंकी हमले की कथित साजिश को विफल कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि पकड़े गए 2 पाकिस्तानी नागरिक ईरानी आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा थे। वहीं ग्रीस में संदिग्धों की जांच शुरू होने के बाद मोसाद ने बुनियादी ढांचे, उसके काम करने के तरीकों और ईरान से लिंक को उजागर करने में खुफिया सहायता प्रदान की। पीएमओ ने आगे बयान में कहा कि जांच से ये पता चला कि ग्रीस में संचालित आतंकी ढांचा ईरान से चलने वाले और कई देशों में फैले एक व्यापक ईरानी नेटवर्क का हिस्सा है। बढ़ती कीमतों के कारण दुनिया भर के देशों में लोगों का जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है। पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया में लोग महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के नेता रेला ओडिंगा की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रूटो सरकार पर दबाव बनाने के लिए ओडिंगा ने हर सोमवार और गुरुवार को सरकार विरोधी रैली निकालने का आह्वान किया। इस बीच राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि हिंसा और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। खबरों के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों के हर दिन देश को लगभग $23 मिलियन का नुकसान हुआ। फ्रांस में सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन आज लगातार 11वें दिन भी जारी रहे। कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने के राष्ट्रपति मैक्रों के प्रस्ताव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के कारण प्रमुख सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं। मंगलवार को पूरे फ्रांस में 240 रैलियों में लगभग 7 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी शामिल हुए। इस बीच विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहे राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने फैसले पर कायम रहने की बात दोहराई। हिंसा की निंदा करते हुए मैक्रों ने कहा कि सरकार हिंसा के आगे नहीं झुकेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को इस संभावना पर चिंता जताई कि बेलारूस को रूस परमाणु हथियार भेजेगा। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस ने अपने क्षेत्र में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने के लिए पड़ोसी देश बेलारूस के साथ एक समझौता किया। गौरतलब है कि साल से अधिक समय पहले यूक्रेन पर आक्रमण के बाद हथियारों को लेकर यह फैसला रूस के अहम जो कदम उठाए गए हैं उनमें से एक है।
रूस के बड़े पैमाने पर हमलों के बावजूद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को देश के उत्तरी हिस्से में स्थित सुमिक क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि उनका देश रूस को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूस की सीमा से लगने वाले क्षेत्र के 2 शहरों में ज़ेलेंस्की ने अधिकारियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। 1 साल पहले रूस के साथ शुरू हुई लड़ाई के बाद इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया था। रूस ने पिछले साल अप्रैल की शुरुआत में इस इलाके को खाली कर दिया। ज़ेलेंस्की ने सुमिक क्षेत्र के ओखी तरका शहर का दौरा किया और इस क्षेत्र में पिछले साल यूक्रेन और रूस की सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई देखी गई, लेकिन इस पर रूसी कब्जा नहीं हो पाया। इसके अलावा यूक्रेनी राष्ट्रपति ट्रोसिटॉन्स भी गए, जहां रूस की सेना ने कब्जा किया, लेकिन यूक्रेन की सेना 26 मार्च 2022 को इसे आज़ाद करवा चुकी है। ज़ेलेंस्की ने पिछले 7 दिनों में इससे पहले खैरसान, खार्किव क्षेत्र का दौरा किया। इसके कुछ हिस्सों पर रूस की सेना का कब्जा हो गया था और जिसे यूक्रेन की सेना ने पिछले साल वापस लिया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति का ये दौरा लगातार जारी है। वे ज़ापोरिजिया भी गए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि रूस की ओर से मंगलवार को किए गए ताज़ा हमले में कम से कम 3 नागरिकों की मौत हुई, जबकि 43 अन्य घायल। यह हमला ड्रोन, ग्लाइडिंग बम और तोप से किया गया। मूसलाधार बारिश के कारण पूर्वोत्तर ब्राजील में बाढ़ आ गई, भूस्खलन हुआ। बुरी टिक्पू में भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से रहने वाले वहाँ जो परिवार हैं उनमें डर का माहौल है। यहाँ के लोगों को डर है कि उनकी आशाएं कहीं ज़मींदोज़ ना हो जाए। क्षेत्र में 2017 में भूमि कटाव हुआ था और भारी बारिश के बाद ये लगातार बढ़ रहा है। काबुल में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। सुबह 5:49 पर आए भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर मापी गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अब कारोबार जगत से जुड़ी खबरों का। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर इसे इस वर्ष 30 जून तक कर दिया। इससे पहले ये समय सीमा 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही थी। अगर नई निर्धारित तिथि 30 जून तक ये काम कराने से आप चूकते हैं तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा। पहले तय की गई डेडलाइन खत्म होने से 3 दिन पहले करदाताओं को ये राहत दी गई थी। बता दें, पैन कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड इरेडा ने वित्त
वर्ष 2022-23 के दौरान 16,320 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले का उच्चतम वार्षिक ऋण वितरण वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 16,071 करोड़ रुपए था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, चालू वित्त वर्ष में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात $760 अरब के स्तर को पार कर जाएगा। अप्रैल-फरवरी के दौरान वस्तुओं के निर्यात में 7.5% का इजाफा हुआ है और ये बढ़कर $405 अरब के पार हुआ। वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। और खेल जगत से जुड़ी खबरें जान लेते हैं स्पोर्ट्स रैप में। भारतीय फुटबॉल टीम ने 3 देशों की ट्राई नेशन इंटरनेशनल फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। भारत ने किर्गिस्तान गणराज्य को 2-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। 30,000 की क्षमता वाले खचाखच भरे स्टेडियम में भारत के लिए झिंगन और सुनील छेत्री ने गोल किए। मैड्रिड ओपन बैडमिंटन में आज भारत के शीर्ष खिलाड़ी अपने अभियान की शुरुआत करते दिखाई देंगे। युगल चैंपियन बनने वाली सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का सामना पहले दौर में आज जापान की अयातो इंडो और यूता टकाई से होगा। महिला एकल में पीवी सिंधु भी फॉर्म में लौटने की उम्मीद के साथ कोर्ट पर उतरेंगी। पीवी सिंधु की कोशिश आसान जीत के साथ प्रतियोगिता की शुरुआत करने की होगी। उनका सामना स्विट्जरलैंड की जे स्टेडलमैन से होगा। वहीं पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अभियान की शुरुआत करते दिखाई देंगे। 5वें वरीयता प्राप्त श्रीकांत का सामना पहले दौर में थाईलैंड के सिथिकोम थमासीन से होगा। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु 6 साल में पहली बार शीर्ष 10 खिलाड़ियों से बाहर हो गई हैं। विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में सिंधु 2 स्थान के नुकसान के साथ 11वें स्थान पर खिसक गई हैं। पुरुष एकल में एचएस प्रणय विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर कायम है, जबकि किदाम्बी श्रीकांत एक पायदान गिरकर 21वें स्थान पर आ गए हैं। लक्ष्य सेन 25वें स्थान पर हैं। स्विस ओपन चैंपियन सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी ने रैंकिंग में 6ठे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ी 18वें स्थान पर बनी हुई है। स्टार फुटबॉल खिलाड़ी मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल पूरे कर लिए हैं। वो ऐसा करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी ने क्यूरासाओ के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना। आपको सीधे चलते विज्ञान भवन, जहां पर इस वक्त चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों